नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोग को जब हमारा देश ब्रिटिशों के अंदर गुलाम था तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो पूरा डिटेल में है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बात करें दोस्तों हम लोग औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का। हमारा देश दोस्तों आज़ाद होने के पहले क्या था, एक औपनिवेशिक था। औपनिवेशिक राज्य टाइप का यूज़ करते थे अंग्रेज लोग। तो बात करें दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत को ब्रिटेन के एक उपनिवेश या कॉलोनी के रूप में विकसित किया था। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था किसी दूसरे देश के द्वारा शासित होने लगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपनिवेश व्यवस्था कहते हैं। मतलब हमारे देश में कैसा इकोनॉमी चलेगा उसको ब्रिटेन वाले क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं हम लोग, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। बात करें दोस्तों, उपनिवेशिक देश आर्थिक लाभ कोई और देश को देता है। मतलब क्या है, हम जो भी हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं इसका फ़ायदा हमें नहीं होगा, ये किसी और देश को होगा जो हमारे ऊपर क्या कर रहा है दोस्तों, शासित कर रहा है, शासन कर रहा है। अंग्रेजों ने भारत को कच्चे माल के स्रोत के रूप में विकसित किया और इंग्लैंड को कारखानों में निर्मित वस्तुओं के बाजार के रूप में विकसित किया। मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ से कच्चा माल बनाएंगे और उसका जो यूज़ होगा वो कहाँ होगा, इंग्लैंड में होगा, अंग्रेज करेंगे। ठीक है। बात करें दोस्तों उसके बाद हम लोग धन का बहिर्गमन। मतलब अंग्रेजों ने क्या किया दोस्तों, हमारे यहाँ जो भी पैसा कमा रहे हैं या जो भी चीज़ हमारे यहाँ उत्पादन हो रहा है उसको क्या करेंगे, अपने यहाँ इंग्लैंड लेकर के चले जाएंगे। भारत का कच्चा माल कम दामों पर लेकर विनिर्मित वस्तु को महंगे दामों पर बेचा गया, जिससे मुद्रा अंग्रेजों के पास चली गई। मतलब क्या क्या होगा, यहाँ पर अगर किसी भी चीज़ को खेती हुआ है उसको उन लोग सस्ता में खरीद लेंगे, फिर अपने यहाँ ले जाएंगे कारखाने में, उसको कुछ ना कुछ बनाएंगे और बना करके फिर हमको ला करके उसको महंगे दाम में बेचेंगे दोस्तों। तो यहाँ से क्या हो रहा है, एक तो हमारे यहाँ की चीज़ों को उन लोग सस्ते में खरीद रहे हैं और अपनी हुई बनी हुई चीज़ों को हम लोग को क्या करें दोस्तों, महंगे में बेच रहे हैं। तो हमारे यहाँ का जो पैसा है वो अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है, तो विदेश चला जाता था, मतलब अंग्रेजों के पास चला जाता था, जिसे धन के बहिर्गमन का सिद्धांत या ड्रोन थ्योरी भी कहते हैं। बात करें दोस्तों हम लोग, जॉन सुलिवन ने कहा है, हमारी अर्थव्यवस्था एक ऐसी स्पंज के रूप में काम करती है जो गंगा किनारे से प्रत्येक अच्छी वस्तुओं को सोख लेती है और उसे टेम्स नदी के किनारे छोड़ देती है या टेम्स नदी उसको क्या कर ले रही है, हमारे जो भी अर्थव्यवस्था है उसको क्या कर ले रही है, निचोड़ देती है। मतलब क्या है, हम लोग जो भी अच्छा चीज़ बना रहे हैं उसको क्या करना है, गंगा नदी क्या है, गंगा नदी हमारे भारत देश में है और जो टेम्स नदी है वो कहाँ पर है दोस्तों, ब्रिटेन में है। तो हमारे यहाँ का जो भी चीज़ें हैं अच्छे चीज़ों को वहाँ पर ले करके और ब्रिटेन में छोड़ना है। ये कथन किसका है दोस्तों, जॉन सुलिवन का कथन है, याद रखिएगा इस चीज़ों को। बात करें दोस्तों, भारत को एक तरह से पूरक अर्थव्यवस्था या कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमी के रूप में भी विकसित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। ये दोस्तों शख्स हमारे देश के इकोनॉमिक में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। दादा भाई नौरोजी इनका नाम है। इनको भारत का वयोवृद्ध पुरुष या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी का नाम याद रखिएगा आप लोग। दादा भाई नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1867 में भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। 1867 से 68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय थी दोस्तों 20 रुपये प्रति वर्ष थी। ठीक है, मतलब एक आदमी 20 रुपये कमाता था दोस्तों सन 1867 से 68 में। ये इनका दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है ये भी याद रखना है, क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, हमारे देश के राष्ट्रीय आय का आकलन किया है। बात करें दोस्तों हम लोग दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में धन के बहिर्गमन का सिद्धांत या आर्थिक दोहन का सिद्धांत और भारत राष्ट्रीय आय का आकलन किया है। ठीक है, तो बहिर्गमन का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है दादा भाई नौरोजी ने। और अपनी जो बुक लिखी हुई है, इनकी किताब का नाम याद रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इसको अपने को याद रखना है दोस्तों। बात करें दोस्तों, अंग्रेजों ने कभी भी वास्तविक रूप से भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन का प्रयास नहीं किया और ना ही प्रति व्यक्ति आय की गणना की। उनको क्या मतलब है दोस्तों, यहाँ के लोग कितना कमा रहे हैं, उनको तो ये कैलकुलेट करना था कि हम कितना कमा रहे हैं।
निजी तौर पर कुछ भारतीय और भारतीय हितैषी अंग्रेजों ने इसकी गणना की, परंतु व्यापक रूप से सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। कुछ इंडियंस कैलकुलेट करने का कोशिश किए थे, और कुछ जो अंग्रेज थे जो भारत के प्रति अपना दया भावना रखते थे वो भी हमारे यहाँ का प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेशन करने की कोशिश किए थे दोस्तों, लेकिन माना किसको जाता है तो दादा भाई नौरोजी को ही माना जाता है। बात करें दोस्तों अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए जाने वाला धन के बहिर्गमन को दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। मतलब क्या है, हमारे यहाँ से उन लोग पैसा जो ले जा रहे हैं वो क्या है, दादा भाई नौरोजी ने उसको अनिष्टों का अनिष्ट कहा है। मतलब अंग्रेज तो बुरे थे ही, और वो हमारे साथ और क्या बुरा कर रहे हैं, वही दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट कहा है, धनों के बहिर्गमन को। और वह पहले भारतीय थे जिन्होंने अंग्रेजी सरकार को भारत के आर्थिक रूप से बर्बाद करने का दोषी कहा है। मतलब इकोनॉमिक के बारे में दादा भाई नौरोजी बहुत ज़्यादा सोचते थे, तो उन्होंने क्या कहा है अंग्रेजों को कि अंग्रेज को जो है हमको आर्थिक रूप से क्या कर रहे हैं दोस्तों, बर्बाद कर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी के अलावा विलियम डिब्बी, आर.सी. दत्त और रानाडे ने भी भारत की इकोनॉमी का अध्ययन किया है। आर.सी. दत्त ने 1901 में लिखी अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ड्रोन थ्योरी और भारत के राष्ट्रीय आय का चर्चा की थी। तो दोस्तों ये भी याद रखना है, आर.सी. दत्त को भी कई जगह पर बोला जाता है कि ड्रोन थ्योरी या बहिर्गमन का सिद्धांत किसने दिया है, तो आर.सी. दत्त ने दिया है। थोड़ा इसको देख लेना। बात करें दोस्तों गतिहीन विकास। गतिहीन विकास में क्या होगा, गतिहीन विकास एक ऐसी अर्थव्यवस्था को कहते हैं जिसमें साल दर साल कोई वृद्धि ना हो या एक समान हो। अंग्रेज क्या करते थे दोस्तों, हमारे यहाँ का सब चीज़ को तो लेकर के चले जाते थे, तो यहाँ के लोगों का विकास रुक सा गया था, तो उसको क्या बोलते थे दोस्तों, हमारे देश का उस समय गतिहीन विकास हो रहा था। बात करें हम लोग कृषि क्षेत्र में, तो ब्रिटिश काल में कृषि क्षेत्र की स्थिति, ब्रिटिश सरकार ने भारत कृषि क्षेत्र पर 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन किए थे। तो ये याद रखना है दोस्तों, भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन किया था। भू राजस्व व्यवस्था में जो परिवर्तन किया था उसको बताऊंगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है कृषि का व्यवसायीकरण भी इन्होंने किया था अंग्रेजों ने। बात करें दोस्तों हम लोग, सबसे पहले भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन इन्होंने क्या लाया था, तो अधिक से अधिक लगान वसूलने के लिए 3 नए पद्धतियों का इन्होंने लागू किया था। मतलब अंग्रेजों को अल्टीमेटली यहाँ से पैसा ही कमाना है दोस्तों, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लगान वसूल कर सके, इसके लिए 3 पद्धति लाए थे। पहला कहलाता है स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा, दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था, और तीसरा है महालवाड़ी व्यवस्था। तो इन तीनों व्यवस्थाओं को हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम लोग स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बारे में। स्थायी बंदोबस्त जमींदारी प्रथा 1793 में कॉर्नवालिस ने आरंभ किया था। तो किसने आरंभ किया इसको, कॉर्नवालिस ने आरंभ किया था। और स्थायी बंदोबस्त पर समझौता जमींदारों के साथ किया गया था। ठीक है, मतलब नाम है जमींदारी प्रथा, तो इसके लिए जो जमींदार होंगे ही। जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया था इसमें, और किसानों से लगान वसूलना किसकी जिम्मेदारी थी दोस्तों, तो जमींदारों का दायित्व था कि ये क्या करेंगे, किसानों से टैक्स लेंगे या लगान वसूलेंगे। सूर्यास्त का नियम लागू किया गया था। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा में ही दोस्तों सूर्यास्त का नियम लागू किया गया था। बात करें सूर्यास्त का नियम क्या है, तो इस नियम के अनुसार दिए गए समय तिथि के सूर्यास्त तक जमींदारों के द्वारा कर अदा नहीं करने पर उनको उनकी जमींदारी से हाथ धोना पड़ता था, या उनके ज़मीन उनसे छीन लिए जाते थे या जब्त कर लिए जाते थे। मतलब क्या है, जमींदार को एक पर्टिकुलर समय दिया जाता है कि इतने समय तक तुम लगान वसूल करके हमको दोगे, अंग्रेजों के दोगे, और अगर वो अंग्रेज को नहीं दे पाता था वो जमींदार, तो उस पर्टिकुलर दिन के सूर्यास्त होने तक अगर नहीं दिया है तो उसका जो ज़मीन दिया गया था उसको क्या कर लेते थे अंग्रेज, फिर से वापस ले लेते थे। बात करें दोस्तों जमींदार लगान का 10/11 भाग कंपनी को, 1/11 भाग अपने पास रखते थे। ठीक है, जमींदार लगान का मतलब 11 भाग अगर वसूल रहे हैं तो उसका 10 भाग क्या करेंगे उन लोग, कंपनी को दे देंगे, और 1 भाग अपने पास रखते थे। जेम्स ग्रांट और सन जॉन शोर कॉर्नवालिस के सलाहकार थे। ब्रिटिश भारत में 5 क्षेत्रों में लागू किया गया था। ठीक है, जो अपना देश उस समय जो गुलाम था उसको ब्रिटिश भारत कहा गया है। तो ब्रिटिश भारत के 5 क्षेत्रों में ये लागू था। ये कौन कौन सा था दोस्तों जमींदारी प्रथा, एक बंगाल में था, दूसरा बिहार में, तीसरा उड़ीसा, चौथा बनारस और 5वां उत्तर कर्नाटक में था। ठीक है, इतने जगहों पर क्या था दोस्तों, तो जमींदारी प्रथा लागू थी। उसके बाद में बात करें दोस्तों हम लोग कोलकाता प्रेसिडेंसी के अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा राज्य भी आते थे। समोच्च ब्रिटिश भारत की 19% क्षेत्रफल पर लागू किया गया था। ये जो पद्धति था दोस्तों जमींदारी प्रथा, उसको 19% क्षेत्रों पर लागू किया गया था। और इस व्यवस्था को अन्य नाम से भी जाना जाता है,
तो जमींदारी प्रथा को और कौन कौन सा नाम से जानते हैं दोस्तों? एक था इस्तिमारी प्रथा, इस्तिमरारी बंदोबस्त, या जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था, या बिस्वेदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि जमींदारी प्रथा को और किस किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद है दोस्तों अपना रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों 1795 में टॉम समूनरो और कैप्टन रीड ने तमिलनाडु के बारामहल जिले से लागू किया था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ से लागू हुआ है दोस्तों? तमिलनाडु से लागू हुआ था। और कब हुआ है? 1795 हुआ है। और लगाने का श्रेय जाता है टॉम समूनरो और कैप्टन रीड को। बात करें दोस्तों लगान वसूलने की, यह दूसरी भू राजस्व व्यवस्था थी और मुख्य रूप से दक्षिण भारत में इसको लागू किया गया था। तो कहाँ लागू है दोस्तों? ये मुख्य रूप से दक्षिण भारत में लागू है। रैयतवाड़ी व्यवस्था किसानों के साथ की गई थी, अतः किसानों को भूमि का स्वामी माना गया था। जमींदारी व्यवस्था में क्या था दोस्तों? जमींदार था एक, और इसमें क्या किया गया? रैयतवाड़ी व्यवस्था में डायरेक्ट किसानों के साथ डील किया गया है। किसान भू स्वामित्व की स्थापना की गई थी इसमें। ब्रिटिश भारत के 4 क्षेत्रों में लागू किया था। ब्रिटिश मतलब जो भारत उस समय अंग्रेजों के गुलाम है, उसके 4 क्षेत्रों में क्या किया गया दोस्तों? इसको लागू किया गया है। एक था मद्रास प्रेसिडेंसी, उसके बाद है बम्बई प्रेसिडेंसी, आसाम में, और कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था। सर्वाधिक 51% क्षेत्रफल पर इसे लागू किया गया था। मतलब किसानों को ही उसका स्वामी बना दिया गया है 51% क्षेत्रों पर। उसके बाद है दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था। महालवाड़ी व्यवस्था की बात करें दोस्तों, पूरे माहौल पर या ग्राम समुदाय को भूमि का स्वामी माना गया है। मतलब इस पर्टिकुलर क्षेत्र में जितने भी लोग रहेंगे वो सारे के सारे क्या है? उसके मालिक हैं, ऐसा कह दिया जाता था महालवाड़ी व्यवस्था में। सर्वप्रथम हॉस्ट मैकेंसी ने 1822 में इसको लागू किया था। तो महालवाड़ी व्यवस्था लागू करने का श्रेय किसको जाता है? हॉस्ट मैकेंसी को जाता है। और कब से इसको लागू किया था? तो 1822 से लागू किया था। ब्रिटिश भारत के 3 क्षेत्रों में इसको लागू किया गया था दोस्तों। एक था पंजाब, यूपी के आगरा अवध का क्षेत्र, और तीसरा था मध्य प्रांत में। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया है। और ब्रिटिश भारत के कुल 30% क्षेत्रफल पर क्या किया गया दोस्तों? इसको लागू किया गया है। तो इसको याद रखना है, 30% क्षेत्रफल पर महालवाड़ी व्यवस्था है, 51% क्षेत्रफल पर रैयतवाड़ी व्यवस्था है, और 19% क्षेत्रफल पर क्या है दोस्तों? हमारी जमींदारी व्यवस्था है। याद रखना इसको परसेंट को। बात करें दोस्तों अगला जो था कृषि का व्यवसायीकरण किया था अंग्रेजों ने। तो इंग्लैंड के कारखानों को भारत के कच्चे माल की आपूर्ति करने के लिए अंग्रेजों ने खाद्यान्न फसलों के उत्पादन को हतोत्साहित किया और नकदी फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया था। मतलब क्या है? जिसका उन लोग कच्चे माल के रूप में उपयोग कर सके उसको क्या करना है? यहाँ से खेती करवाते थे किसानों से। जैसे कि उन्होंने कपास, जूट, नील, गन्ना, कॉफ़ी, पटसन, ये सब का खेती हमारे देश के किसानों से करवाया। अंग्रेजी व्यापारी किसानों को सबसे पहले रकम देकर एक अग्रिम समझौता करते थे ताकि किसान अपने खेत के निश्चित भूभाग पर नकदी फसल ही उगाए, दूसरा कुछ नहीं उगाएगा। ठीक है, तो पहले से इन लोग अंग्रेज लोग डील कर लेते थे हमारे यहाँ के किसानों से। तो एक होता है दोस्तों 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा क्या है इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। एक अग्रिम समझौते के तहत चंपारण मतलब बिहार के किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया जाता था। तो ये क्या था दोस्तों? 3 कठिया प्रथा। मतलब उसका जितना भी जमीन है उसका 3 कट्ठा क्या करेगा वो? तो नील की खेती करेगा। तो उसके लिए उसको पहले से बाध्य कर दिया जाता था। तो ये कहलाता था दोस्तों 3 कठिया प्रथा। और ये कहाँ लागू था? तो चंपारण जो कि बिहार में है वहाँ लागू था। बात करें दोस्तों ब्रिटिश काल में बहुत सारे छोटे छोटे अकाल एवं 9 बड़े अकाल पड़े थे और इन अकालों के आने का 2 प्रमुख कारण था। पहला था अधिक लगान के कारण किसानों ने खेती में रुचि लेना बंद कर दिया था। अब किसान खेत में अन्न उगाएंगे नहीं तो अनाज आएगा नहीं, अनाज आएगा नहीं तो फिर खाना मिलेगा नहीं, खाना मिलेगा नहीं तो भैया अकाल ही तो पड़ा है, समझ जाओ। और दूसरा है कृषि का व्यवसायीकरण। अब अंग्रेज क्या करते थे? खाने वाला चीज़ को तो उगाने नहीं देते थे, ऐसे चीज़ को खेती करने के लिए बोलते थे जिसका उन लोग क्या करें? कच्चे माल के रूप में उपयोग कर सके। तो इसके कारण भी क्या होता था? खाने के सामान का कमी पड़ गया था। ब्रिटिश भारत में पहला अकाल जो था दोस्तों 1969 से 70 में आया, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की 1/3 आबादी क्या हो गया था दोस्तों? समाप्त हो चुका था। ये 1869 है ना, 1869 से 70 में आया था। ठीक है, सबसे भीषण अकाल बंगाल में 1943 में पड़ा था, जिसमें बंगाली लोग भारत के उत्तर प्रदेश और बिहार में पलायन कर गए थे। ठीक है, तो सबसे भीषण अकाल आया दोस्तों 1943 में। उसके बाद में बात करें दोस्तों ब्रिटिश भारत के उद्योगों की स्थिति के बारे में, तो भारत में विऔद्योगीकरण किया गया।
अंग्रेजों ने भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना का प्रयास नहीं किया जैसे उन्होंने इंग्लैंड में किया था। मतलब क्या था, अगर यहाँ के लोग औद्योगिकरण कर लेते तो फिर कौन खरीदता अंग्रेजों के माल को। तो ये क्या कर रहे थे, यहाँ के उद्योगों को हतोत्साहित कर रहे थे। ठीक है, और परंपरागत उद्योगों जैसे हाथकरघा उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, कष्टशिल्प उद्योग आदि को तेजी से विनाश किया था इन्होंने, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में उद्योगों का विऔद्योगीकरण हुआ था। अब देखिए अंग्रेज क्या करते थे, अगर यहाँ के लोग अच्छे अच्छे डिजाइन के कपड़े बना दें, हस्तशिल्प से कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा चीज़ बना दे, तो कौन अंग्रेजों के बनाए मशीन से बनाए हुए चीज़ को खरीदेगा। तो वो क्या करते थे, यहाँ की चीज़ों को, हस्तशिल्प उद्योग, काष्ठशिल्प उद्योग, इन सभी को क्या कर दिया उन्होंने, बर्बाद कर दिया था। और वो क्या करते थे, अंग्रेज जो बना रहे हैं ना दोस्तों, तो उसको उन लोग खरीदवाते थे। तो इसके कारण क्या हो गया था, भारत में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। अब कोई हस्तशिल्पकार था वो काम नहीं कर पाता था, ठीक है, हथकरघा वाला काम नहीं कर पा रहा है, तो उन लोग क्या हो गया, अल्टीमेटली दोस्तों बेरोजगार हो गए थे। भारत में विऔद्योगीकरण के 2 उद्देश्य थे। पहला, भारत सिर्फ कच्चे माल का निर्यातक रहे, मतलब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कच्चे माल ही बेचे जाए। दूसरा, इंग्लैंड में भी निर्मित माल का आयातक बना रहे। अब वहाँ इंग्लैंड में अगर सामान बना है तो कोई ना कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए ना, तो खरीदने के लिए वो हमारे देश को यूज करते थे दोस्तों। बात करें हम लोग फिर भी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ उद्योगों की हमारे यहाँ स्थापना हुई थी। 1854 में मुंबई में सूती कपड़ा उद्योग का स्थापना हुआ। 1859 में रिसरा में जूट उद्योग की स्थापना फैक्ट्री बनी थी। 1870 में कुल्टी में लौह इस्पात उद्योग का फैक्ट्री डाला गया था। 1907 में जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना किया गया। 1904 में चेन्नई के रानीकोट में सीमेंट उद्योग का स्थापना किया गया। लेकिन भारत में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने वाले पूंजीगत उद्योगों का अभी भी अभाव क्या था दोस्तों, बना रहा था। तो ये याद रखना है, 1870 में क्या था, कुल्टी के लौह इस्पात उद्योग की स्थापना किया था, और 1907 में जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना हुआ था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा हुआ है। और देश का पहला सीमेंट उद्योग 1904 में सीमेंट चेन्नई के रानीपेट में हुआ था। बात करें दोस्तों हम लोग ब्रिटिश भारत में विदेशी व्यापार, कच्चे माल का निर्यातक और विनियमित माल का आयातक अंतिम उपभोक्ता भी थे। एक है दोस्तों ददनी प्रथा। बात करें दोस्तों ये ददनी प्रथा क्या था, अंग्रेज व्यापारी स्थानीय दस्तकारों, कार्यक्रम और शिल्पी उन्हें उसे हस्त निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम बैरागी के रूप में उन्हें एक न्यूनतम धनराशि देते थे ताकि वे अंग्रेज के लिए माल तैयार कर सकें। तो दोस्तों अंग्रेज के लिए अगर कोई भी चीज़ सामान बनवाना था उनको हस्तशिल्प से रिलेटेड, तो वो क्या करते थे, अंग्रेज पहले उस पर्टिकुलर मजदूर को कुछ ना कुछ देते थे पैसा, तो वही पैसा क्या कहलाता था दोस्तों, ददनी प्रथा कहलाता था। ठीक है, वो जो पैसा देते थे अग्रिम धनराशि, वो क्या कहलाता था दोस्तों, ददनी प्रथा कहलाता था। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारे इंडियन इकोनॉमिक जो कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत में था उसको बताया दोस्तों। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। आगे भी मैं वीडियो बनाते रहूँगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोग को तुरंत का तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।